तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2025 का सेट नंबर 6 गणित यूपी बोर्ड का। यह 822 CA सेट का नाम है। इसके पहले हम लोगों ने 5 सेट कंप्लीट किया है, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्रेम दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन हमारे आपसे एक गुजारिश रहती है, इसको आप लोग कर दीजिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप आके देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चंस तो होंगे, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे आते जाएंगे और आप स्क्रीन पर देखकर सवाल को समझते जाइए, लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग खंड अ में चलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपके स्क्रीन पे है, देखिए कह रहा है पहला प्रश्न कि 99 और 153 का जो मस है, 99 और 153 का जो मस है वो आपका 9 है। तो कह रहा है कि इसका लस क्या होगा। देखिए मस आपका इतना है, तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में मस गुणे लस, यही फार्मूला आपको पता है। तो पहली संख्या क्या है 99 गुणे दूसरी संख्या क्या है 153 बराबर में मस कितना है 9 और लस कितना हो जाएगा x। तो आपको इसको इस तरफ भेज देना है। जब गुणा में संख्या होता है और बराबर के इस तरफ आता है तो बटे में संख्या हो जाता है। गुणा में संख्या मतलब गुणा में 9 तो आएगा यहाँ, तो बटे में संख्या मतलब बटे में 9। तो ये 9 आपका इस तरफ चला आया। अब देखिए यहाँ पे इसको आप काट दीजिए 11 से, तो ये हो गया 153 गुणे 11। ठीक है, तो क्या आप इसको दोनों का गुणा कर देंगे। जब दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 5 3 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1683। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, पहले का ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंदें हैं एक थैले में और 2 नीली गेंदें हैं। ठीक है, 2 नीली गेंदें हैं, ये थैले में बंद है। तो कह रहा है थैले में आप हाथ डालिए और एक गेंद निकाल लीजिए, तो क्या प्रायिकता है कि नीला होने के लिए। अच्छा टोटल कितनी है, तो टोटल करेंगे तो 5, टोटल 5 गेंदें हैं और नीली संख्या, नीली को निकालने के लिए कह रहा है। हाँ, नीली होने की प्रायिकता नीली कितनी है 2 है, तो 2 ऊपर लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। देखिए जो भी सारणी है अगर आप ध्यान से देखें तो पहले में वर्ग अंतराल क्या दिए रखा है, 0 से 4 है, फिर 4 से 8 है, 8 से 12 है और 12 से 16 है और 16 से 20 है। देखिए आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पेपर में भी हल कर सकते हैं। फिर क्या दिया है 1 5 8 6 और 3 दे रखा है। तो देखिए माध्यक वर्ग निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। जब भी आपसे बहुविकल्पी में माध्यक वर्ग पूछे तो क्या करना है, पहले तो एक काम कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है तो कहेंगे 8। तो उम्मीद है कि 8 से 12 ये बन सकता है, लेकिन ये ना बहुत कम चांस होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होती है वहीं देखते हैं और उसी के ऊपर वाला जो है वर्ग लगा देते हैं। तो ये 90-92% सही हो जाता है, लेकिन कभी कभी ना गलत हो जाता है। 8 से 12 इसमें सही है, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी आपसे माध्यक वर्ग पूछे तो आपको लगाना ही पड़ेगा सवाल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखा है तो आप इसको 1 लिखिए, इस 1 में इस 5 को जोड़ दीजिए, जो है यहाँ पे लिख दीजिए 6 आ गया, 6 में 8 जोड़ दीजिए कितना आ गया 14 आ गया, 14 में 6 जोड़ दीजिए कितना आ गया 20 आ गया और 20 में 3 जोड़ दीजिए कितना आ गया 23 आ गया। ये जो 23 आता है ना, ये जो 23 आया है इसमें आप दे दीजिए 2 का भाग। जब आप इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है पहले ये भी देखिए। तो आप कहेंगे 2 से भाग देंगे तो 11.5 आ रहा है। अब देखिए 11.5 से बड़ी कौन सी संख्या है, 11.5 से बड़ी, 11 से बड़ी क्या है 14 है। तो इसी के सामने वाला जो वर्ग होता है वही माध्यक वर्ग होता है। तो आप कहेंगे 8 से 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने 8 को देखकर भी लगाया था तो भी आपका सही हो गया, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं माध्यक वर्ग में आपको इस तरीके से चेक करके ही आंसर लगाना है, नहीं तो आप गलती हो जाएगा आपका प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी तीसरे का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है निम्नलिखित, अच्छा बहुलक वर्ग जब आपसे पूछे तब कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा अंक देखिए क्या है इसमें 23 है। प्रश्न में देखिए जो आपका बहुलक वर्ग में बारंबारता इसमें जो दे रखा है, बारंबारता जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो आप देखिए 23 दे रखा है ना, वो 23 ही उसके ऊपर देखिए कौन सा वर्ग अंतराल दिया है, कहेंगे 20 से 30, यही आपका आंसर होगा। बहुलक वर्ग पूछे तो आप सबसे बड़ी संख्या के ऊपर वाला वर्ग ले लीजिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 20 से
30 है ना। इसके नीचे क्या था, इसके नीचे क्या था, 23 था, तो 23 के ऊपर वाला है क्योंकि 23 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 20 से 30 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ और ध्यान से देखिए, पढ़िए प्रश्न को क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, एक सिक्का है, ये सिक्का है, देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे लगाते हैं। एक सिक्का है, इधर हेड होगा तो इसके पीछे जो होगा वो क्या होगा, टेल होगा। अच्छा, कितने कुल नंबर हैं, तो कहेंगे 2। टोटल कितनी संख्या है, तो 2। हेड आने की प्रायिकता, हेड कितनी है, 1, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। अगर टेल से पूछा तो भी 1/2 ही हो जाएगा, इसलिए 1/2 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पांचवे का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। कह रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 144 का प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। तो प्रश्न को लगातार देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा ना। 144 का गुणनखंड कह रहा है तो आप आराम से बैठ के गुणनखंड निकाल दीजिए। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 36 दूना 72 होता है, 18 दूना 36 होता है, 9 दूना 18 होता है, 3 तरीका 9 होता है, फिर 3 से करेंगे तो 1। मतलब 3 की संख्या कितनी है, 2 बार, और 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 बार, 2 में 4। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। ये आपने कैसे लगाया हुआ है, कैसे नहीं लगाया हुआ है, एग्जामिनर ये नहीं देखने वाला है। आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जैसे करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, क्योंकि ये आप OMR सीट पे फिल करने वाले हैं। तो जो गोला आप भरे रहेंगे, है ना, जो आप गोला भरे रहेंगे उसी के अनुसार आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्याओं 54 और 336 का मौसा क्या होगा। देखिए 54 का और 336 का मौसा पूछा है, गुणनखंड निकाल दीजिए, है ना। तो पहले इसको निकालिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 9 त्रिक 27 होता है, 3 तरीका 9 होता है, 3 से 1 कर दीजिए। म से पूछा है तो फिर यहाँ पर देखिए 3 से अब 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 छक्का 12 और 2 अठे 16 हो जाएगा, फिर 2 अठे 16, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8 हो जाए, 2 दूना, फिर 2 से काटिए, 21 आ गया, 3 से काटेंगे 7 बार आ गया, 7 से 1। अच्छा, दोनों में जो संख्याएं मिल रही है उन्हीं का गुणा कर देंगे तो म से हो जाता है, तो म से ही पूछा है। इसका मतलब इधर देखिए 2 1 है, इधर भी 1 2 है, मतलब 2 गुणे, अब क्या है, एक 3 है और एक इधर 3 है। इसके बाद इसमें कोई संख्या नहीं है जो इसमें मिल रहा है, मतलब 2 3 कितना हो जाएगा, 6। यही क्या हो जाएगा, म से। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, सातवें का ऑप्शन नंबर बी सातवें का सही हो जाएगा। कितनी आसानी से आप लोग प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर आपने इसके पहले का 5 सेट कंप्लीट किया है तो ये गारंटी है हमारी कि ये सब प्रश्न आप उड़ा दे रहे होंगे। सभी प्रश्न रिपीट होते हैं, सभी प्रश्न रिपीट होते हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं होता है। अगर आप प्रश्न बार बार को सॉल्व करेंगे तो प्रश्नों की संख्या ही आपको लगेगी बहुत कम है, बहुत ही लिमिट है, इतना पूरा किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3,4 की x अक्ष से दूरी, 3,4 ये x होता है, ये y होता है। अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला आंसर हो जाता है, y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या, x अक्ष से दूरी पूछा है, इसका मतलब आंसर y वाला हो जाएगा, मतलब 4 आंसर हो जाएगा, 4 इकाई, तो ऑप्शन नंबर डी। देखा कितना आसानी से हो गया। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। देखिए 3x स्क्वायर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालेंगे और पता करेंगे ये 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है। माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है बराबर में 0। a का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ पे देखिए b का मान क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, 3 है, गुणे c का मान कितना है, 3 है। देखिए 5 का हो जाएगा 25, माइनस चाहते हैं बात है 36। अब इसको जब भी घटाएंगे तो 36 वाला बड़ा है, मतलब माइनस में आंसर आएगा। माइनस में आंसर आने का मतलब ये वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है एक्स माइनस वाई बराबर में 2 और एक्स प्लस वाई बराबर में 2। तो कह रहा है एक्स वाई का मान, देखिए जब मैंने आपको बताया हुआ है जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे तो x का जो मान होता है ना, इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 2 से भाग दे दीजिए, 2 आ जाएगा। और जो y का मान होता है इन दोनों को घटा दीजिए, 2 में से 2 घटा 0, मतलब ये 0 आ जाएगा। तो x का मान 2 और y का मान 0 आ जाएगा, और ऐसा है ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर, वही यही प्रश्न है। दो संख्याओं का, जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे, दो संख्याओं का योगफल और अंतर दे रखा है, यही तो है, दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर, तो वही चीज है। तो दो संख्याओं का योगफल अगर दे रखा है तो वो पहली जो संख्या होगी ना वो 8 + 2/2 होगा, मतलब कि 5 हो जाएगा। 10
बटे 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और जो दूसरी संख्या होगी वो 8 माइनस 2 बटे 2 होगा, मतलब 6 बटे 2 हो जाएगा, वो 3 आ जाएगा। तो पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 11 का बी सही हो जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा कि ज्यादा स्पीड हो गया है। स्पीड हो गया है तो इसका मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो अगर आप सेट नंबर 1 से सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो ये सब चीज हवा उड़ा दे रहे होंगे और आपको लग रहा है कि सर आप बहुत अच्छे स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। और आपको बहुविकल्पी करने में इतना ही समय लेना है। बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने में ज्यादा समय आप लॉस करेंगे तो इसमें आपका ही घाटा होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि 20वां पद, तो आपको पद के लिए पता है tnवां पद होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और 10 7 4 ऐसे करके दे रखा है। और ये कहाँ तक गया है, 20वां पद आपको बताना है। तो पहला पद क्या है, a 10 हो गया, प्लस एन मतलब 20वां पद आपसे पूछा है तो 20 माइनस 1, डी का मतलब क्या, 4 में 7 गया माइनस 3, 7 में से 10 गया माइनस 3, तो यहाँ पे आप माइनस 3 रख दीजिए। तो 10 प्लस 20 में से गया 19 गुड़े माइनस 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 57, और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 47। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी, 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 13 चलते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त है, एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या बन गई, ये 5 सेंटीमीटर। कह रहा है इस केंद्र से 13 सेंटीमीटर, वृत्त पर केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, है ना। केंद्र से 13 सेंटीमीटर, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर इस पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर अगर ये 13 है तो ये क्या हो जाएगा, इसको पूछा है, देखिए ये लंब हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि स्पर्श रेखा अगर खींची गई है किसी भी वृत्त पर तो केंद्र से उसको मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अगर आप इतना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये 90 डिग्री कोण बनता है तो कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर नहीं पता है, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, और उसके बाद प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटाइए 4 हो जाएगा, 144 आएगा, और बराबर में एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को इस तरफ भेजिए तो अंडर रूट 144 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 12 आ गया, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि दो घनों के सिरों को मिला दिया जाए, और ये जरूर बताएगा कि जो घन है ना उसकी भुजा कितनी है, तो क्योंकि घन की सारी भुजाएं समान होती है तो एक ही मान बताएगा। तो जब भी आपसे ऐसे बोले कि दो घनों के भुजाओं को मिलाकर एक घना बना दिया गया, तो हमेशा जो भुजा दे रखी है, भुजा क्या दे रखी है, भुजा बराबर दे रखा है 7, तो हमेशा क्या करिए लंबाई बराबर इसी का 2 गुना कर दीजिए, 14 हो जाएगा, बाकी चौड़ाई 7 और ऊंचाई भी क्या रहेगी 7 ही रहेगी। ये दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी दो घनों को मिलाया जाए एक में तो दो घनों को मिलाने के बाद लंबाई 2 गुना हो जाएगा, लेकिन बाकी जो ऊंचाई और चौड़ाई होगी वो समान ही रहेगा, इसमें कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो 2 गुणे है ना, ब्रैकेट में कर लेते हैं अभी फिलहाल, तो L मतलब क्या हो जाएगा 14 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 7 प्लस ये 7 गुणे 14 हो जाएगा। अब इसको फिर से गुणा करिए, 2 14 से 98 प्लस 7 से 49 प्लस 14 से 98, तो अब आप इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, इसको जोड़िए 8 9 8 8 16 16 9 25 का 5 2 9 9 18 2 20 2 22 2 24 245, दो का गुणा कर दिए, 2 पंचे 10 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 490, देखिए कहाँ आंसर है 490 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ऐसा करने लगे कि यहाँ पर अच्छे से बढ़िया से बना के लिखिए कि घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर ये होता है, लंबाई ये दे रखा है, चौड़ाई, आपको ये भी अपने मन में ही करना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बस लिख दिया, सभी चीजें अपने मन में करना है, ये सब गुणा भाग है ना। ये करने के बाद डायरेक्ट आपका ये आना चाहिए, ये भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई क्या होता है भाई, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, यही होता है। तो आप कहेंगे थीटा का मान कितना दे रखा है, तो कहेंगे थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 बटा 360 गुणे 2 गुणे
और 22 का मतलब क्या होता है 22 बटे पाई का मतलब 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया रखा है। बस काटना स्टार्ट कर दीजिए। 7 से इसको काटिए, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से इसको काटिए 12 बार जाएगा, 3 से फिर इसको काट दे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 2 से इसको काट दे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 11 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है आंसर 11, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखा कितना आसानी से आंसर आप पा गए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कह रहा है tan थीटा बराबर a/b। इसको देखिए 2-3 तरीका होता है इसको लगाने का, लेकिन जो सबसे परफेक्ट तरीका है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए tan थीटा बराबर a/b दे रखा है ना, और कह रहा है क्या, किसका मान निकालने के लिए, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे में वही है b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, ये दे रखा है। कह रहे इसका मान, तो आपको पता ही है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, बराबर में a/b। मतलब ये कह सकते हैं कि अनुपात के रूप में ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो मान होगा वो a होगा, कॉस थीटा का जो मान होगा वो b होगा। इसका मतलब जहां पर भी साइन थीटा है वहां पर हम लोग a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर b गुड़े a माइनस a गुड़े जहां पर कॉस थीटा है वहां पर b लिख सकते हैं b, तो यही नीचे भी होगा, तो क्या हो जाएगा b गुड़े a प्लस a गुड़े b हो जाएगा। देखिए क्या बना, ab माइनस ए बी बटे में ए बी प्लस ए बी। अच्छा ए बी से भी कट जाएगा, क्या आएगा 0। देखिए कहाँ है आंसर, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0 आएगा। बस इतना ही आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए। 2-3 तरीका होता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का, सबसे आसान तरीका यही होता है, तो इसको ही रखिए अपने मन में। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4। क्या है, 3 cot a बराबर में 4 है। कोई बात नहीं, cot a बराबर क्या हो जाएगा, गुणा में 3 है, इस तरफ जाएगा तो बटा में 3 हो जाएगा, तो cot a बराबर 4/3 हो गया। कह रहा सेक a का मान। अब बताइए कि अगर हम यहाँ पे ऐसे बना दें, आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा, लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का मतलब ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है, और इधर फिर ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा, उल्टा उल्टा। तो यहाँ पर किसका दे रखा है, कॉट ए, तो टेन ए का उल्टा होता है, तो कहेंगे कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, जो कि दे रखा है 4/3। तो आधार कितना दे रखा है 4, लंब कितना दे रखा है 3। जाहिर सी बात है समकोण बनता है तो ये 5 हो जाएगा, नहीं तो आप निकाल लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर प्लस 9 कितना आ गया 25 आ गया, अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप ये कहेंगे ठीक है। तो आपने जैसे ही कर्ण निकाला 5, तो पूछा किसका मान है, सेक ए, तो कहेंगे सेक ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस का होता है a बटा के, तो k बटा a हो जाएगा। अच्छा ये है k और ये है a और ये है लंब। k का मान कितना दे रखा है, तो कहेंगे 5, और a का मान कितना दे रखा है 4, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा 17 का। ठीक है, ये मैंने आपको इतना सब कुछ समझाने के लिए लिखा है, ये भी आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको अपने मन में करना है 3 4 5 करके तुरंत आंसर सेक ए। मतलब इस सवाल में आपको बस इतना करने के बाद डायरेक्ट सेक ए बराबर के बटा ए लिखने के बाद आपको आंसर लाना था बस। और ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा, है ना। ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, नहीं तो आप तो आंसर देखते ही लगा दें क्वेश्चन को, इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो। यही सवाल देखिए लिखा हुआ है साइन 2a बराबर में √3/2। अगर आपको देखने के बाद ये नहीं पता चला कि सवाल में करें क्या, a का मान पूछा है, अगर नहीं पता चला तब तो बेकार है। अब अगर अभी भी नहीं आ रहा है ऐसा सवाल, तो आप सेट नंबर फर्स्ट से लगाइए, 2025 का 5 सेट लगाइए, तब जाकर ही समझ में आ जाएगा तुरंत। और तब भी नहीं आता तो 2024 का 7 सेट मैंने करवाया है, 2023 का 7 सेट है, 2022 का है, सब सवाल करते क्यों नहीं है। अगर 2022 का, 2023 का, 2024, 2025 का कंप्लीट कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि एक नंबर आपका नहीं कटने वाला, एक नंबर, ये मेरी गारंटी है। आप इसको करके आइए। देखिए जैसे ये प्रश्न है, आपको ये पता है ना कि साइन 60 अंश का मान ये होता है, तो अगर आप देखिए साइन 2a बराबर लिख दें साइन 60 अंश, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हालांकि कटता नहीं है, आप अपने दिमाग से कहिए कट जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा दिखाना थोड़ी है। तो कहेंगे बचा क्या, कहेंगे 2a बराबर 60 बचा, 2 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 30, तो a का मान कितना आ गया 30 आ गया, बस काम खत्म, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना आसान है ये प्रश्न, आसान है क्योंकि आपने रिवाइज किया है, नहीं आसान है इसका मतलब आप पढ़े नहीं है, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, अभी भी आपके पास समय है, पढ़ाई करिए अच्छे से मन लगा के। प्रश्न नंबर वही सेम इसी तरीके का सवाल है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है 2 cos 3 थीटा बराबर में 1, इसको और इसको मिला दें तो ये सवाल बनता है।
17 18 को मिलाकर 19 नंबर बनता है। देखिए कैसे कह रहा है थीटा का मान। अच्छा देखिए नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 18 से ही काम हो जाएगा। देखिए cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1/2 हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या गुणा में है तो बराबर किस तरफ में आता है, तो संख्या बटे में हो जाता है, इसलिए 2 गुणा में था, इस तरफ आया तो बटे में 2 हो गया। अच्छा 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो कहेंगे 60 अंश का मान। cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश मान लिख सकते हैं, क्योंकि cos 60 अंश का मान ही 1/2 होता है। तो या तो आप cos 60 अंश का मान 1/2 रखिए, 1/2 का मान भी आप cos 60 अंश लिख सकते हैं। तो कहेंगे cos और cos खत्म हो जाएगा, तो cos 3 थीटा बराबर 60 बचेगा। इसको काट देंगे, क्या बचेगा 20। देखिए थीटा का मान 20 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसका काम ही नहीं लगा, इससे हो गया। तो कितना आसान है ये सब सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 और इस बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम। देखिए एक तो पहले त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में कह रहा है कि एबीसी के बीसी जो समांतर है रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है, ये है बी और ये है सी, और एक रेखाखंड समांतर पीक्यू खींचा गया है, ये ए है। ऐसा कुछ खींचा गया है। यदि कह रहा है पीक्यू और बीसी, ये जो पीक्यू और बीसी है इसका जो अनुपात है 1:3 है। तो कह रहा है एपी मतलब ये और बीपी ये, इन दोनों का अनुपात बताइए। देखिए एक बार समझिए ध्यान से, अगर समझ गए तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये छोटी वाली त्रिभुज लें तो आप कहेंगे ठीक है सर, अगर आपने कहा कि सर ये एक है तो ये भी एक ही होगा, ये भी एक ही होगा छोटी वाली त्रिभुज में। लेकिन अगर इसमें ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लें, ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो कहेंगे सर बड़े वाले त्रिभुज में ये तो 3 है, तो ये भी बड़े, ये पूरा 3 हो जाएगा और ये भी पूरा 3 हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा है तो आप कह रहे हैं कि ये पूरा 3 हो जाएगा, और ये भी कह रहे हैं कि इतना इतना क्या है, एक है, ये एक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहेंगे इसका जो अनुपात आ जाएगा एपी और पीबी का 1:2 आ जाएगा। आंसर आ गया। बस इतना ही करना है। ठीक है इतना ही करना है। तो ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं खंड ख वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले है प्रश्न नंबर ए। ठीक है ये खंड ब है, खंड ब। देखिए ए वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपको ऐसा बोले कि यह एक अपरिमेय संख्या है तो आप उसको मानिए कि परिमेय संख्या है। अगर हम उसको वो ये प्रूव कर दें वो परिमेय है ही नहीं, जाहिर सी बात है वो अपरिमेय होगा, प्रूफ हो गया। तो पहला काम होता है कि माना, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आप सबसे पहला काम करिए कि माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही आप लिखेंगे कि 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4 + √2 बराबर में p/q होना चाहिए, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है ना वो हमेशा p/q के रूप में होता है, मतलब वो बटे के रूप में होता है। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसा होता है, तो ठीक है अगर हम इस 4 को इस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा, इस तरफ √2 बचेगा, इस तरफ क्या हो जाएगा p/q और माइनस में 4। अब क्या कहें, √2 बराबर में p - 4q हो जाएगा और बटे में q हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा p मान लीजिए, तो ये भी तो बटे में है, तो p/q। इसका मतलब ये जो लिखा है ये एक परिमेय संख्या है, अच्छी बात है। लेकिन √2 जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए। या तो ये कह सके एक परिमेय संख्या अपरिमेय या अपरिमेय संख्या के अपरिमेय, ये कभी बराबर नहीं होते। परिमेय के बराबर होगा, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होगा। इसलिए आपका ये मानना कि 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इस बात का ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे हमारा यह मानना, आप अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हमारा यह मानना कि 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। क्योंकि इस बात का विरोधाभास हो रहा है, इस बात का विरोध हो रहा है या विरोधाभास हो रहा है। किस बात का हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। अतः 4 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको लिखना पड़ेगा अपने भाषा में अपने हिसाब से, है ना, या तो किसी का भी एक याद कर लीजिए, हमेशा सब में वही होता है। अगला प्रश्न है पहले का बी में देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर 13/5। क्या कह रहा है? कोसेक थीटा बराबर में 13/5 दे रखा है। अच्छा आप ये बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कि लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर, तो साइन का ही उल्टा कोसेक होता है, तो आप कहेंगे कि ऐसे में तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब बराबर 13/5। अगर आप एक समकोण त्रिभुज बना दें, है ना, तो कहेंगे कर्ण जो है वो 13 है और जो लंब है वो कितना है, 5 है। तो आपको आधार तो पता नहीं है, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो कर्ण कितना दे रखा है, तो कहेंगे कर्ण जो है वो 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस 5 × 25, 25 को आप इस तरफ भेजिए तो 169 में से अगर 25 घटा देंगे तो 144 बचेगा। 144 बराबर में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे तो 144 हो जाएगा बराबर में एक्स। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 12। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 12। तो आप कह सकते हैं ये जो एक्स आपने माना तो ये 12 है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने मान लिया। तो कह रहा है कि कॉट थीटा का मान बताइए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे आधार बटे में लंब होता है। तो आधार कितना दे रखा है, 12, है ना, और लंब कितना दे रखा है, 5। तो आप कहेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो 12/5 हो जाएगा। कितनी आसानी से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया, है ना। बहुविकल्पी प्रश्न में भी एक ऐसा प्रश्न दिया था, तो देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर में भी दिया और उसके पहले 1 नंबर में भी दिया। 3 नंबर तो आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर ध्यान से। सी प्रश्न में क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 30 अंश है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये त्रिज्यखंड इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है कोण, इसका जो दे रखा है वो 30 अंश दे रखा है। त्रिज्या जो दे रखा है वो आपका 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, आप बिल्कुल बाकायदे लिखेंगे अब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना दे रखा है, 30, 360 गुणे पाई का मतलब 22 बटे में 7, आर का मान कितना दे रखा है, 14 गुणे 14, क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12, 7 से इसको काट दीजिए 14 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 3 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए कितना हो जाएगा, जो है इसको 11 कर लीजिए, इसको 14 रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए टोटल आपके पास बचा क्या, तो ऊपर आपके पास बचा है 11 गुणे 14 और नीचे क्या बचा है 3। 11 के समय देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 154/3 सेंटीमीटर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ठीक है, आप चाहे तो इसको भाग भी दे सकते हैं, 154 में 3 का भाग दे देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, दशमलव में आएगा, वो भी सही है, 51.33। ठीक है, चलिए डी वाला आंसर यहाँ देखिए। कह रहा है कि माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे कि माध्यिका बराबर होता है n/2 - CF बटे में F और टोटल के इंटू में होता है H। ये होता है माध्यिका का फॉर्मूला। तो यहाँ पर इन सब का मान भी तो निकालना है, तो अच्छी बात है, हमको CF दे रखा है तो माध्यिका जब भी निकाला जाता है ना तो CF निकाला जाता है। तो CF देखिए यहाँ पे है, CF कैसे निकाला जाता है, 5 यहाँ पे जोड़ दीजिए, इस 5 को इस 8 में जोड़ के यहाँ पे लिखिए 13, इसी तरीके से 13 में 20 जोड़िए 23 हो जाएगा, 23 में 15 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा, 38 में फिर 8 जोड़ दीजिए 45 हो जाएगा, 45 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आया, 50। ये जो 50 आया है ना, ये जो 50 आया है इसको आप कह सकते हैं ये n है। तो जो n होता है तो n/2 निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको CF पता चले, तो ये निकालेंगे तो आएगा आपका कितना, 25 आ जाएगा। ये जो 25 आता है देखिए किसके किसके बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये आ रहा है 33 हो जाएगा, है ना, ये 33 हो जाएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये 5 3 48 हो जाएगा,
और 48 हो जाएगा तो ये 55 हो जाएगा, 55 ये 60 हो जाएगा, माफ़ करिएगा 60 हो जाएगा, तो ये 60/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 30। तो 30 किसके किसके बीच में है, तो कहेंगे 30 जो है वो 33 और 13 के बीच में है। तो जो छोटा वाला होता है ना वही CF होता है, तो CF का मान कितना आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आपके CF बराबर 13, और जो नीचे वाला होता है इसके सामने वाला होता है F, मतलब बारंबारता, तो F बराबर कितना आ गया 20, और इसी के जस्ट सामने वाला होता है वर्ग अंतराल, मतलब माध्यक वर्ग होता है, तो जो छोटा वाला होता है वो L होता है, तो कहेंगे L बराबर में आ गया 20, और ये जो बड़ा वाला होता है वो H होता है, लेकिन उसका काम नहीं पड़ेगा, है ना, तो सॉरी इन दोनों के अंतर को H कहते हैं, तो 30 में से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10। तो अब इन सबका मान रखेंगे। अच्छा यहाँ पर जो है ये माध्यिका बराबर L प्लस होता है ना, L प्लस माध्यिका बराबर, ठीक है। अब देखिए ये इसका मान निकालेंगे 20 प्लस n/2 का मान, देखिए n/2 का मान 30 है, यहीं रख देते हैं 30 ब्रैकेट में, 30 माइनस CF का मान कितना है 20 है, बटे में F का मान कितना है, तो कहेंगे कि F का मान जो है 20 है, CF का मान 13 है, CF का मान 13 है, और इंटू H का मान कितना है 10 है, ये आपने यहाँ पे निकाल के रख दिया, ठीक है। और उसके बाद 20 प्लस हो जाएगा 13 में से 30 में से 13 जाएगा तो 17 बचेगा, 17/20 गुणे 10, 0 से 0 काट दीजिए, कितना बचा, तो कहेंगे 20 प्लस 17/2, 20 प्लस 17/2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 17/2, और इसको जोड़ देंगे तो 57/2, इसको आप भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक आएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 28.5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहले का अब बात करते हैं ई की। देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के मध्य की दूरी, कोई बात नहीं, एक बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु जो है वहाँ पे है, तो पहला जो बिंदु दे रखा है -5, 7, और जो दूसरा बिंदु दे रखा है वो -1, 3 दे रखा है। कह रहा है इनके बीच की ना ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक बताइए। कोई बात नहीं, दूरी बताना है, तो ऐसे में दूरी का जो फॉर्मूला होता है d बराबर होता क्या है, तो कहेंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये भी समझना है कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, तो सबका मान बिल्कुल आपके सामने है, तो कहेंगे d बराबर अंडर रूट में x2 का मान कितना है -1, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखिए -1 माइनस x1 का मान कितना है -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 है, माइनस y1 का मान कितना है 7 है, यहाँ पे रखेंगे अच्छे से और इसका स्क्वायर कर दीजिए, यही आपको d का मान निकालना है। दूरी पूछा है तो दूरी का फॉर्मूला यही होता है, -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो कितना कहेंगे -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कहेंगे d बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में 5 में से गया 4 का होल स्क्वायर प्लस ये भी क्या है 4 का ही होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस -4 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो अब कहेंगे d बराबर अंडर रूट में 16 16 32 होता है। तो अगर ऐसा है तो d का मान अब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 4 चौक 16 दूना 32, मतलब 4 अंडर रूट में 2 हो जाएगा, यही जो होगा ये क्या हो जाएगा, इतना इकाई आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर f। प्रश्न नंबर f भी यही है, बस इसमें क्या दे रखा है, इसमें d का मान दे रखकर यहाँ पर एक का वैल्यू पूछा है। जैसे देखिए कह रहा है कि बिंदुओं 2, y है ना, एक बिंदु यहाँ पर है और जो दूसरा बिंदु है यहाँ पर है ना, पहला बिंदु दे रखा है 2, y, इसी y का मान निकालना है, और आगे कह रहा है कि 10, 3 दो बिंदु दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो 10 इकाई दे रखा है, तो d का मतलब मान दे रखा है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 का मान कितना दे रखा है, तो कहेंगे x1 का मान है 2, y1 का मान कितना है, तो कहेंगे y है, इसी तरीके से x2 का मान है वो 10 और y2 का जो मान है वो 3 हो जाएगा, और जो d का मान है वो कितना है 10 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही होता है दूरी बराबर, d का मतलब डिस्टेंस, दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। d का मान दे रखा है ना, तो 10 बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा x2 का मान 10 माइनस x1 मतलब 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 3 माइनस y1 का मतलब y,
का होल स्क्वायर दे रखा है। देखिए ये जो अंडर रूट है ना, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर में बचा क्या, 10 में से 2 गया 8 का होल स्क्वायर प्लस, और इधर क्या है 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग एक गलती करते हैं, हालांकि आंसर आता है, गलती क्या करते हैं, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर भी ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी खोल देते, नहीं खोलना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, है ना, ये बड़ी काम की चीज़ है। अगर आप ये समझते हैं कि अंडर रूट को इस तरफ भेज दिए तो स्क्वायर में हो गया, तो ये भी समझते रहिए कि स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये होता है, जानते रहिए। तो अच्छा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहेंगे 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और प्लस इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 64 को आप इस तरफ भेजिए, 100 माइनस 64 बराबर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए तो कहेंगे कि 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, और 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा, यह 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर अभी भी बचा। तो जिस तरीके से अंडर रूट इस तरफ आएगा तो स्क्वायर बना था, उसी तरीके से ये वाला भी स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट में बन जाएगा, अंडर रूट में 36 बराबर 3 माइनस वाई बचा। तो 36 का मतलब क्या होता है 6 बराबर 3 माइनस वाई। अब देखिए 3 को इस तरफ भेज दीजिए तो कहेंगे कि 6 माइनस 3, अच्छा ये चीज़ और जानते रहिए कि ये जब आप बाहर निकाले हैं ना तो ये प्लस माइनस 6 आया है, कितना आया है प्लस माइनस 6। अब इसी को उठाइए और अच्छे से यहाँ पर समझिए कि आया क्या है, प्लस माइनस 6 बराबर में 3 माइनस वाई आया है, ये आया है। तो अगर हम एक बार प्लस 6 को लेकर सॉल्व करें बराबर में 3 माइनस वाई, तो कहेंगे 3 को इस तरफ भेजेंगे तो 6 माइनस 3 बराबर माइनस वाई, और ये आ जाएगा माइनस 3 बराबर वाई, मतलब एक बार वाई का मान कितना आ गया -3, जब आपने प्लस 6 रखा। लेकिन एक बार -6 भी अगर आप रखें, है ना, ध्यान रखें, एक बार -6 भी रखें, -6 बराबर 3 माइनस वाई है, तो माइनस किस तरफ भेजेंगे तो -6 -3 हो जाएगा बराबर माइनस वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 3 -9 हो जाएगा, माइनस वाई माइनस माइनस कट जाएगा, तो जो वाई का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9। तो दो मान आएंगे, एक तो इसका 3 आएगा, और सॉरी -3 आएगा, और दूसरा जो आंसर आएगा वो वाई का मान जो होगा वो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि y का मान अगर -3 रखते हैं तो भी आपका आंसर यही आएगा, 10 दूरी ही आएगी। अगर y का मान आप 9 रखते हैं तो भी ये जो डिस्टेंस आएगा वो 10 ही आएगा। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें से आपको 5 खंड हल करने हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि मैं सभी के सभी प्रश्न सॉल्व कराता हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे का ए। देखिए दूसरे का ए का क्या रहा है, प्रश्न को आराम से पढ़िए, आपके सामने प्रश्न है। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद p माइनस एक एक्स स्क्वायर, फिर दिया है प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर में 0, तो कह रहा है कि एक शून्यक इसका -3 है। इसका मतलब जब भी आपको शून्यक देना तो वो x का मान दे रखा है, समझ लीजिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि x बराबर में -3 है, ये कह रहा है प्रश्न में। कोई बात नहीं, p का मान निकालना है ना, जहां पर x है वहां पर -3 रखिए, p माइनस 1 x का मान आप रखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस p गुणे -3 प्लस 1 बराबर में 0। सॉल्व करिए, देखिए p माइनस 1 है ना, और -3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा गुणे में 9, प्लस यहाँ पर प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये जो प्लस आपने लिखा है इसको आप क्या कर देंगे -3p का हमने गुणा कर दिया 1 बराबर में 0। 9 का भी गुणा इसमें करिए, 9p माइनस 9 माइनस 3p प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9p में से 3p घटाएंगे तो 6p हो जाएगा, और -9 और प्लस 1 मतलब घटाएंगे कितना आ जाएगा -8 बराबर में 0। इस 8 को माइनस को उस तरफ भेज दीजिए तो कहेंगे 6p बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और p बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे में 6, काट दीजिए, 2 चौका 8 2 तियां 6, कितना आ गया, तो कहेंगे जो p का मान आया है वो आपका 4/3 आया है। कितना आया है p का मान 4/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर बी, दूसरे का बी क्या कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा का मतलब देखिए 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर में 0, फिर आगे क्या दे रखा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर में 0। तो कह रहा है कि अद्वितीय हल, आपको पता ही होगा कि अद्वितीय हल के लिए होता क्या है, तो अद्वितीय हल के लिए होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। ठीक है, अच्छी बात है। तो कह रहा किस मान के लिए, है ना, p का कौन सा ऐसा मान होगा कि उसके लिए ये अद्वितीय हल होगा।
तो ये P का कौन सा ऐसा मान है कि हम अद्वितीय हल बना दे। इसके लिए आप देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 और इधर क्या हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 हो जाएगा, तो A1 के जगह पे आप रखिए 4। A2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो A2 की जगह पे रखेंगे 2। बराबर नहीं होना चाहिए B1 का मान P है और B2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, रख दीजिए। अगर आप ऐसा करें तो आप कहेंगे इसका तिर्यक गुणा कर दें, यहाँ पे 4 गुणे 2/2 बराबर नहीं होना चाहिए P, इसको 2 से 2 काट दीजिए, 4 बराबर नहीं होना चाहिए P। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो P का मान है ना, ये जो P का मान है ना वो 4 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ पे 4 रख दिया तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए 4 नहीं होना चाहिए, बात याद में रखना है। 4 के अलावा आप चाहे जो भी रख सकते हैं, बात समझ में, यहाँ पर आपको 4 नहीं रखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सी की ओर। दूसरे का सी प्रश्न आपके स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपको नहीं आता है एक बार मेरे साथ ध्यान समझिए। 2-3 चीजें आपको इसमें आनी चाहिए, जो आपको अगर आती हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें देखिए दिया क्या है प्रश्न में, ये आप लिख लीजिए। तो आप कहेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है O केंद्र के वृत्त में, आप लिखिए O केंद्र के वृत्त में, O केंद्र के वृत्त में बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु P से, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक वृत्त बना रहे हैं और एक बाह्य बिंदु P है, ये हमको दिया है। तो यहाँ पर आप समझते रहिए, मैं बनाता रहूंगा, आप समझते रहिए। बाह्य बिंदु P से वृत्त में बाह्य बिंदु P से और क्या दे रखा है, वृत्त पर PR तथा PQ 2 स्पर्श रेखा है, क्योंकि इसमें दिया है कि 2 स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा का मतलब यहां से अगर एक स्पर्श रेखा इस पर खींच दिया जाए और एक स्पर्श रेखा इस पर ऐसे खींच दिया जाए, है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो अगर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दिया जाए तो अगर हम इसको R मान लें तो ये Q हो जाएगा। 2 स्पर्श रेखाएं हो गई और यहाँ पर ये है केंद्र, ठीक। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि P से वृत्त पर PR, यहाँ पर लिखे वृत्त पर PR तथा PQ दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। PR तथा PQ 2 स्पर्श रेखा है। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है और हमको ये पता भी होना चाहिए कि जो प्रश्न में दिया क्या क्या है। अब क्या है, सिद्ध क्या करना है। अब हमको देखिए सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख लीजिए कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। मतलब ये कि यहाँ पे अगर ये जो केंद्र है ये O है और यहाँ पर ये जो त्रिज्या है और यहाँ पर अगर एक लाइन खींच दिया जाए तो कह रहा है कि ये जो कोण बन रहा है ये बराबर होता है इस कोण के। मतलब हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है RPO, R से P, P से O, मतलब ये वाला कोण बराबर होगा QPO, इस कोण के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कोण RPO बराबर में कोण QPO, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये हमको प्रूव करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो हमको उपपत्ति करनी पड़ेगी। वो जो लाइन हमने खींचा है वो आपको समझाने के लिए खींचा है, उपपत्ति में आप उसको लिख लेंगे। वो जो लाइन मैंने खींचा हुआ है ये वाली, इसको आप लिखेंगे, है ना। जो लाइन आप बनाए हैं अपने से उसको उपपत्ति में लिखना पड़ता है। तो आप लिखेंगे कि OP PR तथा PQ को मिला रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि OP और PR और OQ को मिलाते हैं, ऐसा आप लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे PRO तथा QPO में 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज जो है PRO, त्रिभुज PRO तथा त्रिभुज PQO,
पी क्यू ओ, दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है आपका, एक मिनट, एक त्रिभुज है आपका पी आर ओ, ये वाला त्रिभुज पी आर ओ, ऊपर वाला त्रिभुज, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है, और दूसरा त्रिभुज है आपका पी क्यू ओ, ये जो नीचे वाला त्रिभुज है, क्योंकि दोनों का कोण ही बना। अगर आप ध्यान से यहाँ पर एक चीज देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पी ओ और क्यू ओ, ये दोनों तो त्रिज्या है ना, दोनों त्रिज्या है। और किसी वृत्त की अगर कोई त्रिज्या होती है तो दोनों त्रिज्याएं बराबर होती है, सभी त्रिज्याएं बराबर होती है किसी वृत्त की। इसका मतलब ओ क्यू और आर ओ ये दोनों बराबर हैं, ओ क्यू और ओ आर दोनों बराबर हैं। अब अगर हम दो त्रिभुज खींच दें, इस बात को ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा कि अच्छा ये जो है ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज है और ये दूसरा जो ये त्रिभुज, इसमें तो ये दोनों बराबर हो गई। दूसरी बात ये भी मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो है पी आर स्पर्श रेखा है, तो ये भी पी क्यू भी तो स्पर्श रेखा है, और एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। अगर ये बराबर होती हैं, इसका मतलब एक भुजा और भी तो बराबर हो गया, ठीक है। और अगर ऐसा भुजा बराबर हो गया तो अगर हम एक कोण को बराबर कर दें तो इसका मतलब त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो कोण है ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। अब ये बन जाएंगे दोनों समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बनेंगे तो ये दोनों वापस में बराबर हो जाएंगे कोण, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे, अगर अभी भी थोड़ा सा अगर आइडिया लग गया होगा तो ठीक है, और नहीं लगा है तो भी समझिए। तो इतना बात तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि OP बराबर OP, इन दोनों त्रिभुज में, अब ध्यान से देखिए, इस बात को अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ में जाएंगे। ये जो तीसरी भुजा है ना OP, अच्छा इसी को समझ लीजिए, जो तीसरी भुजा है OP, ये इस वाले त्रिभुज में है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो जो मैंने यहाँ पर इसे बनाया था, तो त्रिज्या वाले ये दोनों भी आपस बराबर हो गए, और ये स्पर्श रेखा वाले बराबर, ये भी दोनों आपस बराबर हो गए। अब बताइए ये OP दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये भी तो बराबर हो जाएगा, तीनों त्रिज्याएं। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गए तो कोण भी तो बराबर हो जाएंगे। अब क्यों ये दोनों बराबर हो गए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप इसे भी कह सकते हैं ये दोनों सर्वांग सम है, ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे, पहले अच्छे से लिख लेंगे कि यहाँ पे OP जो है दोनों में कॉमन है, तो OP बराबर OP, यहाँ पे लिख लीजिए उभयनिष्ठ। क्या लिख लेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। बिल्कुल अच्छे से आप लिखते हुए चलेंगे, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। कोण PRO, कोण PRO बराबर हो जाएगा कोण PQO के, PQO के, क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो मिलाया जाता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए हमने दोनों कोणों को 90 डिग्री लिखा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या या रेखा है ना, त्रिज्या या रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है। ये बात आपको पता भी होगा। तो आप ये कह सकते हैं PR बराबर PQ, PR बराबर PQ कह नहीं सकते हैं? PR बराबर PQ नहीं होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती हैं। तो यहां पर भी लिख लेंगे कि बाह्य बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप ये कह सकते हैं, अगर हम साइड एंगल साइड कसौटी लगा दें तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज PRO समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQO के। अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि कोण RPO बराबर हो जाएगा कोण QPO के। ठीक है, ठीक है। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अभी भी नहीं आई एक बात, तो ये लिखने का तरीका सीख लीजिए, और इसको कैसे करते हैं ये भी सीख लीजिए। कि अगर आप दो त्रिभुज, इसी त्रिभुज के देखिए मैं बना रहा हूँ, मैंने कहा एक त्रिभुज हमने ये बनाया, ठीक है, और इसी को उठाकर एक और कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बिल्कुल इसी त्रिभुज को। ध्यान देखिए, इसी त्रिभुज को हमने एक
कॉपी किया, सेम टू सेम त्रिभुज कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। अगर हमने सेम टू सेम कर लिया तो जो ये कोण होगा, जो ये कोण होगा, वहीं वहीं तो कोण होंगे, सब तीनों होंगे कि नहीं होंगे। अगर तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर होने तय हैं। तीनों साइड बराबर है नहीं है, ये भी आपका बाह्य बिंदु, ये स्पर्श रेखा है, दोनों बराबर हो गए। ये एक ही रेखा है, दोनों उभयनिष्ठ रेखा, ये भी बराबर हो गई। ये त्रिज्या है, बराबर हो गया। जब तीनों रेखाएं समान हैं, तीनों रेखाएं समान हैं तो तीनों कोण भी तो बराबर हो जाएंगे। जब कोण बराबर हो जाएंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप यहाँ पे समरूप कसौटी लगाएंगे, उभयनिष्ठ की बात ही छोड़ दीजिए, उभयनिष्ठ की बात करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ से समरूप की बात से समझ जाइए, ठीक है। उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा है अब, डी प्रश्न है। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा है ना, जो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित करना। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक त्रिभुज बना लीजिए, है ना। आप बनाना है तो बना लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज बना ही लेते हैं। इस तरीके से आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप त्रिभुज बनाएं तो आप इसको नामकरण भी कर सकते हैं। ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे एक समरूप है, सॉरी ये समद्विभाजित करें यहाँ पे, और क्या कर लीजिए, डी ई कर लीजिए, डी ई, ठीक। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लीजिए। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं और सॉल्व करते हुए समझते हैं। पहले ध्यान से समझिए, प्रश्न को आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस प्रश्न में दिया क्या है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज है, डी जो भुजा है, ध्यान से समझिए इसको। ये जो डी ई भुजा है, ये ए बी का मध्य बिंदु है, इस बात को समझिए। जैसे यहाँ पर ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो डी है, ये ना इन दोनों का मध्य बिंदु है। मतलब ये अगर एक होगा तो ये भी एक ही है। अगर इसकी दूरी 5 है तो इसकी दूरी 5 है, इसकी 6 है तो इसकी 6 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, x है तो x है। मध्य बिंदु होने का मतलब बराबर से ही बांट देना, आधा आधा कर देना। तो यहाँ पर हम इस बात को लिख लेंगे। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा गया, भाई साफ साफ कहा गया समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर लिखिए कि दिया है, ये प्रश्न नंबर आपका डी है। यहाँ पे लिखिए दिया है, क्या दिया है, बिल्कुल क्लियर कट लिखेंगे कि दिया है डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। बिल्कुल लिखिए इसको, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दिया है। इसका मतलब अब ये कह सकते हैं कि ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के। तो यहां पर लिख लीजिए कि ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो ये भी तो होगा, तो आप ये कह सकते हैं डी ई जो है पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा डी सी के, ठीक है, बी सी के, माफ करिएगा, बी सी के, डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सिद्ध क्या करना है, प्रश्न में देखिए साफ साफ लिखा है सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ई भुजा AC का मध्य बिंदु है। अगर आपने ये कहा कि डी भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो बिंदु E है ना, वो AC का मध्य बिंदु है। तो यहां पर आप इसको लिखिए कि सिद्ध करना है E भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। आप इसको ऐसे अच्छे से लिख लीजिए। तो आप यहां से भी कह सकते हैं कि AE बराबर हो जाएगा AC के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आपने ये कहा कि ये सिद्ध करना है कि AE जो है, सॉरी AC भुजा का E मध्य बिंदु है, तो जाहिर सी बात है यही प्रूव करना है हमको कि AE बराबर AC। ये अगर प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो उपपत्ति के रूप में चलते हैं। पहले क्या क्या हम लोगों को अलग से काम मैंने इस त्रिभुज में किया और बताया। त्रिभुज ABC में तो पहले ये समझे DE पैरेलल है BC के। यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा कि DE है ना, इसलिए DE पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। थेल्स प्रमेय से हो रहा है। अगर ऐसा है, ये अगर ऐसा है DE पैरेलल है BC के, तो आप कह सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC के।
हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, ये थेल्स प्रमेय है, और कैसे हो जाएगा। थेल्स प्रमेय तो आपको आता ही होगा, क्लास 10th में है, पहला है चैप्टर, दूसरा है जो ये त्रिभुज का है, तो उसमें तो आप समझ ही सकते हैं थेल्स प्रमेय क्या होता है। स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन से थेल्स प्रमेय से स्टार्ट है। तो अगर आपने ऐसा कहा है तो समीकरण 1 नंबर मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब दिया क्या है आपको, यहाँ पे साफ साफ दिया है AD बराबर में DB, AD बराबर में DB, यहाँ पे लिखिए AD बराबर में DB, और यहाँ पर लिख दीजिए दिया है, दिया है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए दिया है। अच्छा ठीक है, तो अगर हम DB को इस तरफ भेज दें तो कहेंगे कि AD बटे में DB बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि DB को जब आप यहाँ पे भेजेंगे तो ये गुणे में DB हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि फिर AD बराबर DB आ गया, इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, ये बात आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाया। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, अच्छी बात है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अगर आप एक चीज देखें, समीकरण नंबर 1 में AD बटे DB का मान ही तो 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 रख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि समीकरण नंबर 1, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहेंगे कि AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC। तो कहेंगे भाई साहब कि AD बटे DB का मान जो है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखिए, बराबर में AE बटे में EC रखिए, EC का गुणा यहाँ पे कर दीजिए, तो EC बराबर क्या हो जाएगा AE। और ध्यान से देखिए, यहीं आपको प्रूफ करना, इसको आप सही ढंग से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा AE बराबर EC, और ये हो गया आपका प्रूफ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर E की तरफ। अभी है प्रश्न नंबर दूसरे का E। चलिए ध्यान से प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करिए। मैंने यहाँ पर जो सारणी दे रखा है उस सारणी को हमने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि माध्य निकालने, पहले तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर माध्य बराबर होता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI इंटू XI बटे में सिग्मा FI। मतलब ये जो FI दे रखा है इसका पूरा जोड़ यहाँ नीचे लिखा जाएगा, और जो FI XI जो लिखा है उसका पूरा जोड़ जो लिखेगा यहाँ पर लिखा जाएगा, दोनों भाग दे दीजिए, माध्य जो है वो आंसर आ जाएगा, है ना। ये प्रश्न नंबर दूसरे का E है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में करना क्या क्या है इसको समझिए। पहले तो 120 और 130 जो वर्ग अंतराल दे रखा है इन दोनों को जोड़िए। क्या करिए, जोड़िए। 120 और 130 जोड़ेंगे, जितना आएगा 2 से भाग दे दीजिए। तो कहेंगे सर इसको जोड़ेंगे तो 250 आएगा, और इसमें इसको भाग दे दीजिए तो 125 आ जाएगा। कितना आ गया, 125। तो ये होता है XI निकालने का तरीका। तो सबसे पहले आप XI निकालेंगे, तो इसमें दोनों जोड़ने के बाद 2 से भाग, ये वाला 2 नहीं जोड़ा गया है, मतलब आपको अपने से ही 2 जोड़ना है। तो यहाँ पे जब आपने किया तो 125 आ गया। ठीक है सर, 125 हमने लिख दिया। अच्छा, अब फिर से अब 130 140 जोड़िए, जितना है 2 से भाग दीजिए, यहाँ लिखिए। 140 150 जोड़कर जितना है 2 से भाग देके यहाँ पे लिखिए। इस तरीके से XI निकाला जाता है, लेकिन इतना काम नहीं करना, बार बार जोड़ना घटाना नहीं। एक बार आपने दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया, जितना है लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए दोनों में अंतर कितने का है, 30 से 20 है, 10 का अंतर है, 40 से 30 है, 10 वर्ग अंतराल में जो है वो 10 का अंतर है। मतलब हम इसमें 10-10 जोड़ते चले जाइए, तो 125 है, 135 हो जाएगा, फिर 10 जोड़िए 145 हो जाएगा, फिर 10 जोड़िए 155 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो आपने 10-10 करके जोड़ दिया, XI निकाला। तो XI का हमारा क्या काम है, XI का काम है कि जो FI है इसका गुणा कर दीजिए XI में, जो आए वो बराबर करके FI इंटू XI यहाँ पे लिखिए। मतलब इस 2 का गुणा 125 में करेंगे, तो 2 का गुणा 125 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 250 आ जाएगा। ठीक है सर, हमने 250 लिख दिया। 135 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 1080 आएगा, 1080 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 145 में 12 का गुणा करेंगे तो 1740 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1740, है ना। 155 में 20 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 3100 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3100। ठीक है, 165 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 1320 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1320 लिख लीजिए, 1320 आपने लिख दिया। अब देखिए फार्मूला में आपको सिग्मा मतलब पूरा जोड़, इसका पूरा जोड़ करना है। पूरा जोड़ेंगे तो आएगा 7000
7490। ठीक है, कितना आ जाएगा 7490। मतलब आप यहाँ पर इसके जगह पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की जगह पे लिख सकते हैं 7490 बटे में सिग्मा एफ आई, मतलब इसको जोड़ना है। ये क्या हो जाएगा 12 8 20 20 40 10 50 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये आपका कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो नीचे क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे उसको भाग दे देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और 749 में 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 149.8। 149.8 यही आपका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रश्न लगाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न आपका 4 नंबर क्लियर करा देगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर एफ। अच्छा, एफ तो इतने में हो जाएगा तो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का ही एफ और ये लास्ट प्रश्न है दूसरे का। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जब भी आपको ऐसे प्रश्न दे तो सबसे पहले है ना कुल परिणामों की संख्या निकालिए। सबसे पहला आपका क्या काम है, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन है, लिखिए समझिए इसको पढ़ क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, मतलब कुल मिलाकर 5 3 8 गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। तो अगर आप हाथ डाल रहे हैं तो अगर आप एक गेंद निकालें तो कौन सी गेंद निकलेगी, लाल निकलेगी या आपकी काली गेंद निकलेगी। यही पूछा है कि लाल गेंद हो इसकी क्या प्रायिकता है और अगर काली गेंद हो तो इसकी क्या प्रायिकता है। दोनों प्रश्न पूछा है, पहले हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में आप ये लिख लेंगे कि सभी संभव परिणामों की संख्या। आपको ये लिखना पड़ेगा सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या 3 प्लस कितना है 5 मतलब 8 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 1 पर, दूसरे ई पर। कह रहा है कि लाल गेंद हो इसकी क्या प्रायिकता। तो लाल गेंद निकालने की घटना मान लेते हैं कि लाल गेंद निकालने की घटना, लाल गेंद निकालने की घटना कितना मान लेते हैं आर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कहेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होती है, जितनी उसकी गेंद की संख्या होगी। तो गेंद की संख्या कितनी है, तो कहेंगे लाल गेंद की संख्या कितनी है 3 है, तो कहेंगे 3। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आर की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आर की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो कहेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, है ना, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहेंगे अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई, अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम कितने हैं 8 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरे में कह रहा है काली गेंद, तो फिर से वही, तो यहाँ पे लिखेंगे काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद निकालने की घटना, माफ करिए घटना बी मान लीजिए, क्योंकि ब्लैक है तो बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल दूसरा क्या पूछा है काली हो ना, हाँ ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी काली गेंद है, तो कहेंगे 5। ठीक है, बस। तो यहाँ पर बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता बराबर होता क्या है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है, 5 लिखिए। कुल परिणामों की संख्या तो आपको पता ही 8 है, यही आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा 3/8, दूसरी आंसर हो जाएगा 5/8। तो 2 प्रकार के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 3 में आपको एक प्रश्न पहले दिया है और दूसरा प्रश्न अथवा के बाद दिया है। तो दोनों में से आपको एग्जाम में कोई एक ही करना है, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आपको दोनों प्रश्न कराता हूँ। जैसे चौथे प्रश्न में भी अथवा करके दिया है और 5वें प्रश्न में भी अथवा करके दिया है, तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व कराता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये नहीं समझना है कि आपको एक प्रश्न कराया जाएगा। चलिए, पहले दिया है, देखिए स्क्रीन पे प्रश्न है, देखिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद
5 और अंतिम पद 45 है। प्रथम पद मतलब a बराबर 5 है, अंतिम पद मतलब l बराबर 45 दे रखा है। तो कह रहा है और योगफल मतलब SN, योगफल जो है वो आपको 400 दे रखा है। तो कह रहा है कि पदों की संख्या मतलब n का मान निकालिए और d का मान निकालिए, सर्वांतर निकालिए। ठीक, कोई बात नहीं, आपको पता ही है कि SN बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, ये भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम इसी का उपयोग करेंगे क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद पता है। जब भी आपको प्रथम और अंतिम पद पता हो, योग पता हो, तो आपको यह योग निकालने के लिए बोले तो आपको ये फार्मूला लगाना है। बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप लिखेंगे 400, n का मान आपको पता ही नहीं है, बटे में 2 लिखिए, a का मान कितना है 5 है, l का मान 45 है। तो 400 का इधर आप गुणा कर दीजिए, 800 बराबर में हो जाएगा n, है ना। 2 का गुणा इधर हम कर देंगे 400 में तो 800 हो जाएगा, 45 हो जाएगा तो गुणे कर देंगे 50, 50 को भी इस तरफ भेज दीजिए। तो 800 बट्टे में क्या हो जाएगा 50 बराबर में n। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 16 हो जाएगा। तो कहेंगे जो n का मान आ गया वो कितना आ गया, 16 आ गया। ये हो गया, n का मान निकालना था। दूसरा d का मान निकालना है, तो आप कहेंगे टी एन बराबर क्या होता है, या तो आप टी एन समझिए, एल समझिए, वहीं टी एन चाहे एल एक ही होता है। एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एल का मान कितना दे रखा है 45 दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, प्लस एन का मान तो अब आपने निकाल ही लिया 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 1 और डी का मान आपको नहीं पता है। तो 45, 5 को आप इस तरफ भेज दीजिए, -5 बराबर में 16 में से 1 गया 15 हो जाएगा इंटू डी। 45 में से 5 चला जाएगा 40 बचेगा, 15 किस तरफ भेज देंगे नीचे चला जाएगा बटे में बराबर में डी। और इसको आप अब क्या करिए काट दीजिए, 5 से करिए 5 हटे 40, 5 दिया 15, तो डी का जो मान आएगा वो 8 बटे में 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए तीसरे का अथवा प्रश्न। अथवा में आप देखिए ध्यान से, अथवा में 2 प्रश्न दे रखा है, एक ए दे रखा है और एक बी। पहले ए को सॉल्व करते हैं। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। x प्लस वाई बराबर में 5 है और इधर क्या है 2x माइनस 3y बराबर में 4। अच्छा, आप चाहे तो ये माइनस वाले को हटाने के लिए आप पहले माइनस का ही ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। लेकिन आपको एक बात समझना है यहाँ पे कि अगर आपको प्रश्न में ये नहीं दे रखा है कि आप किस विधि से हल करिए, प्रतिस्थापन से हल करिए, किससे हल करिए, कोई दिया नहीं है ना, तो आपको जो विधि आता है उससे हल कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना गलत होगा। तो देखिए हम लोगों को हल करने का तरीका क्या होता है, दोनों समीकरण में चाहे आप x के मान को हटा दीजिए चाहे y के मान को हटा दीजिए, आप अगर इस 3 का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो घटाना नहीं पड़ेगा, लेकिन चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो आप किनारे किनारे कहीं हटाइए जिससे आपको दिक्कत ना हो। x को हटाते हैं यहाँ से, तो गुणा में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो नीचे में गुणा सब में 1 का करेंगे, यहाँ पे 2 है तो सबका गुणा यहाँ पे 2 का करेंगे। तो 2 का करेंगे कि क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। और इधर 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर में 4। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पे प्लस है, तो आप यहाँ पे लिखिए घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब घटाएंगे ना तो ये चिन्ह सब बदल जाते हैं, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। जैसे ये माइनस में है प्लस में हो गया, ये माइनस में ये प्लस में है माइनस हो गया। तो देखिए 2x से 2x घट जाएगा 0 हो गया, प्लस प्लस है तो 3 5y हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। सही है 2x, ठीक है, अभी तक तो सब कुछ सही है। तो y बराबर में क्या आ गया, कहेंगे y बराबर आ गया 6 बटे में 5। इस y के मान को आप ऐसे लिख लेंगे, y के मान को समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, आप चाहे तो इस वाले समीकरण में भी रख लें। तो क्या है x प्लस वाई बराबर में 5 है, x प्लस वाई का मान आपका 6/5 है, रख लीजिए बराबर में 5। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस इधर है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 6 हो जाएगा। अपने 5 एलसीएम ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19/5। तो x का मान क्या आया है, तो x का मान आ गया आपका 19/5। ठीक है, x का मान 19/5 और y का जो मान आया है वो 6/5 आया है। बिल्कुल आपका आंसर सही है। इसी तरीके से b को भी सॉल्व करेंगे। b वाला देखिए क्या दिया है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर में 10, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर में 2। ये दे रखा है। आप चाहे तो इसमें से 2 कॉमन लेके 2 से 2 काट दीजिए, 1 आ जाएगा, लेकिन
इतना एक्स्ट्रा दिमाग अगर आपके पास है तो लगा के सॉल्व कर लीजिए, नहीं है तो नॉर्मली जिस तरीके से ये सॉल्व किए हैं वैसे ही ये भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 दिया है ना, तो आप यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 3 दिया है तो नीचे 3 से गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा इसमें करिए 2 तिहाई 6x प्लस 2 चौका 8y, फिर 2 का गुणा 10 में करिए 10 दूना 20, 3 का गुणा 2 में करिए 2 तिहाई 6x माइनस लगाइए, 3 का गुणा 2 में करिए 2 तिहाई 6y बराबर 2 तिहाई 6 हो जाएगा बस। अब यहाँ पे देखिए लिखिए घटाने पर, क्या लिखिए घटाने पर। ऐसा क्यों होता है, जब भी आप लिखेंगे घटाने पर जहाँ पर प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 8 और 6 जोड़ देंगे तो 14y हो जाएगा, और 20 में से 6 घटा देंगे तो भी 14 आएगा, तो y बराबर में आ जाएगा 14/14 कट के आ जाएगा 1, तो कहेंगे y का मान कितना आ गया 1। इस y के मान को समीकरण 1 में आप या तो 2 में रख सकते हैं। इस y के मान को जिसमें आपका मन हो उसमें रख दीजिए, हम ऊपर वाले में रख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर आपका मन है तो आप 2x माइनस 2y बराबर 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा उतना ही आंसर। तो 3x प्लस 4 गुणे y का मान 1 है, y की जगह पे 1 रख दें बराबर में 10, 3x प्लस 4 बराबर में 10, 4 को उस तरफ भेज देते हैं, 3x बराबर 4 10 माइनस 4 और 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, तो x बराबर में आएगा 6/3, काट दीजिए आ गया 2, तो कहेंगे x का मान आ गया 2। तो आंसर के लिए आप लिखेंगे कि x बराबर 2 y बराबर 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 3 आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न कर रहा है कि एक ठोस शंकु के आकार का है ना, एक ठोस है जो शंकु के आकार का है। ये देखिए ठोस है जो शंकु के आकार का है, मैंने एक ठोस बनाया जो शंकु के आकार का है, ठीक है कोई बात नहीं। आगे कह रहा है कि एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब एक अर्धगोला इस तरीके से रखा हुआ है जिस पर ये आरोपित है, मतलब इस पर रखा गया है। अच्छा देखिए, अगर हमने जब शंकु बनाया था, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको इरेज कर दें अभी थोड़ी देर के लिए, तो जो हमने शंकु बनाया था उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, यही होगी। और जो हमने अभी को एक अर्धगोला बनाया इसकी भी त्रिज्या तो यहीं से ही हो जाएगी, मतलब दोनों की त्रिज्याएं समान है। और अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये अर्धगोले की त्रिज्या ही होगी, मतलब अगर ये r है तो ये भी r होगा। शंकु की ऊंचाई देखिए यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई हो जाएगी जिसको हम लोग h कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी जिसको हम लोग l कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि शंकु की त्रिज्या बराबर में अर्धगोले की त्रिज्या r लिख देते हैं। तो ये पता चला, कह रहे यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, मतलब प्रश्न में ये कह रहा है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर है शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो आप कहेंगे कि अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ये होता है 2πr², और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl, ये होता है। कह रहे ये दोनों बराबर है, और आपको पता है कि r सेम है, दोनों त्रिज्या मैंने वहां लिख दिया है, r बराबर r, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पाई से पाई कट जाएगा ना, और ये जो r² है r से r कट जाएगा, बचा क्या, तो कहेंगे 2r बराबर l, मतलब जो l का मान है, जो ये तिर्यक ऊंचाई है, ये बराबर है 2r के। ठीक है कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि l का मान वास्तव में होता क्या है, l बराबर होता है √ में h² प्लस r², तिर्यक ऊंचाई यही होता है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई तो यही होता है। अब अगर हम यहाँ पर l का मान रख दें 2r, तो l की जगह पे 2r रख दीजिए, और ये जो √ है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हमने पहले ही बता रखा है h² प्लस r²। ठीक है, 2² को होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर बराबर में h² प्लस r²। ठीक है, प्रश्न में और कुछ बोला है, ठीक है, कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, h और r का अनुपात बताना है। r को इस तरफ भेज दीजिए, 4r² माइनस r² बराबर में h² हो जाएगा,
4 आर में से एक आर घटाएंगे तो 3 आर स्क्वायर बच जाएगा एच स्क्वायर। देखिए अब आपको पहले क्या बोला है कि शंकु की त्रिज्या मतलब आर पहले रहना चाहिए, तो 3 को इस तरफ भेज देंगे तो आर स्क्वायर यहाँ बचेगा और एक यहाँ बचेगा और 3 यहाँ बचेगा। एक क्यों बचा? क्योंकि एच स्क्वायर को भी हमने यहाँ पर भेज दिया। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं एच आर बटे में एच का होल स्क्वायर बराबर में 1/3। इस स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि आर बटे में एच बराबर में अंडर रूट में 1/3। एक का चाहे स्क्वायर करिए चाहे वर्गमूल करिए चाहे कुछ भी करिए एक ही आएगा, तो आर बटे एच बराबर में 1 में अंडर रूट 3 हो जाएगा। अगर आप देखें तो यही तो अनुपात है, तो कहेंगे आर अनुपात में एच बराबर में 1 अनुपात में अंडर रूट 3, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सारी क्वेश्चंस जितने भी आप पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि आर अनुपाते एच 1/3 कहीं कहीं पर मिस्टेक रूप में अंडर रूट हट गया है, 1/3 दिया है वो गलत है। 1/3 नहीं आएगा, 1/√3 आएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 के अथवा वाले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 का अथवा वाला प्रश्न पढ़िए। 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास की एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। प्रश्न को पढ़िए और पहले चित्र बनाइए। जब भी आयतन से प्रश्न आए, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे प्रश्न को फॉलो करिए। 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से, एक ठोस बेलन की बात हो रही है ना, तो पहले एक ठोस बेलन काटिए। तो हमने कहा कि यहाँ पे देखिए एक ठोस बेलन है, ये हमारे पास एक ठोस बेलन आ गया। इस ठोस बेलन से हो क्या रहा है? इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। एक शंक्वाकार खोल काटा जा रहा है, ध्यान से समझिए कि यहां से इस तरीके से ये देखिए इसी ऊंचाई की और ये देखिए ये हो गया शंकु, हमने काट कर निकाल दिया। मतलब आप ऐसे समझिए कि यहां पर अगर कुछ भरा जाए तो इसमें पूरा पानी भर जाएगा, ये लकड़ी ही है ना। इस बात को समझ में आना चाहिए, आपको समझना भी चाहिए। ठीक है सर, आपको समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां तक की तो ऊंचाई हो जाएगी ना, ऊंचाई जो हो जाए कितनी दी है? 2.4। तो यहां से यहां तक अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 2.4 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है, इस बेलन की भी ऊंचाई है और इस शंकु की भी ऊंचाई हो जाएगी। और क्या है? त्रिज्या क्या है भाई? त्रिज्या है आपका जो है 1.4 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या थोड़ी है, व्यास है। मतलब यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी है वो 1.4 सेंटीमीटर है। मतलब व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब ये है कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 1.4 बटे में 2 सेंटीमीटर। आप कह सकते हैं त्रिज्या बराबर 0.7 सेंटीमीटर, ये आपका त्रिज्या आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका इतना त्रिज्या आ गया, आर बराबर 0.7। अब आपसे देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, कह रहा है प्रश्न में कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अगर हम जो शेष बचा है हमारे पास, शंकु का अगर वक्र पृष्ठ निकाल लें, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लें, आधार का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दें तो हमारे पास निकल के चला आएगा। इसी यही काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखिए कि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार की त्रिज्या क्षेत्रफल। अब बेलन हो चाहे किसी हो, दोनों का आधार तो सेम है, नहीं लिख ही देते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, हमने लिख दिया। तो अब यही
सॉल्व करना पड़ेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता है, और जो बेलन के आधार की जो त्रिज्या है, मतलब ये जो है वृत्त ही है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तीनों में से आप कुछ देख रहे हैं क्या है कॉमन, तो कहेंगे कि सर पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा इसमें एल, इसमें बचेगा 2h और इसमें बचेगा आपका r, ये बच गया। ठीक है, अब यहां पर पाई का मान है 22/7 गुणे r का मान क्या है, r का मान है 0.7, तो 0.7 को आप लिख सकते हैं 7/10, लिख ही सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे r के मान को 7/10 लिख देते हैं। ब्रैकेट में l का मान कितना है, तो l का जो मान है आप ये कह सकते हैं, l का जो मान है वो 2.5 आ जाएगा, ये आप निकाल लीजिए l का मान, तो कहेंगे l बराबर हो जाएगा अंडर रूट में h² प्लस r²। यहाँ पर आपको l निकालना पड़ेगा, जो मैंने नहीं निकाला था। तो l बराबर क्या हो जाएगा, h का मान कितना है, तो h का मान कितना है, देखिए h का मान 2.4 है, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r का मान कितना है 0.7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अंडर रूट किस तरफ भेज दीजिए, तो l का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, या तो रहने दीजिए, अभी जरूरत नहीं है, l का ही मान निकालना है तो यहीं रहने दीजिए। अब ये देखिए 2.4 का होल स्क्वायर है, तो ये 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 2 स्थान पे लगाएंगे 5.76 हो जाएगा। 0.7 का 49 होता है, तो 0.7 का स्क्वायर 49 होता है, तो एक ही दशमलव है, लेकिन 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 दशमलव हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब इस l को क्या करना है, 5.76 को 0.49 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। ठीक है, तो l बराबर क्या हो जाएगा, 625 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे कि 625 25 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये 25 हो जाएगा। लेकिन 2 स्थान पे दशमलव लगा है तो अंडर रूट से बाहर निकाल ले रहे हैं, तो इसे स्थान पे दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा। तो l का मान जो है 2.5 है, इसलिए यहाँ पर 2.5 लिखेंगे l के स्थान में, प्लस 2 गुणे h का मान कितना है, तो कहेंगे h का मान 2.4 है, प्लस r का मान कितना है, तो 0.7 है। ठीक है, यहाँ पर बटे मत लिखिएगा क्योंकि दशमलव दशमलव सब है, तो जोड़ने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, और 22/10 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस जीरो को हटाने के लिए हमको एक स्थान पर दशमलव लगाना पड़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2.2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 24 दूना क्या होता है, तो आप कहेंगे 24 दूना 48 होता है, 4.8 प्लस 0.7। अब इसके बाद लिखेंगे 2.2 गुणे, अब यहाँ पर 2.5, 4.8 और 0.7 को जोड़ेंगे तो आएगा 4 2 6 7, लगभग 8, मतलब 8.0 आ जाएगा, है ना। ठीक है, 8 5 13 7 20, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2.2 गुणे 8 लिख सकते हैं, और ये 8 दूनी 16 17 दशमलव कितना आ जाएगा, 17.6 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है कि आपसे लगभग में पूछा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पहले प्रश्न दिया है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 है। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे ही आपको सॉल्व करना है। पहले चित्र बना लीजिए, आसान हो जाएगा। देखिए क्या है, कह रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर, एक बिंदु यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो है ये x है, इससे एक ऊर्ध्वाधर टावर, ये भूमि है, ऐसे भूमि मान लेते हैं, इससे एक ऊर्ध्वाधर टावर है जो PQ है, तो इसे हम P मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है, मतलब यहाँ से ना इसका जो उन्नयन कोण है ये जो है ये कितना है, ये 60 अंश है, 60 अंश है। बिंदु x 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, बिंदु जो x है उसको 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो बिंदु है y से उन्नयन कोण 45 है, ये बिंदु y है, और इसका जो उन्नयन कोण है ना, ये कह रहा है कि ये जो उन्नयन कोण है यहाँ से यहाँ तक ये आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री बना दीजिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ से यहाँ तक बता रहा है ऊंचाई जो है वो 40 मीटर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 40 मीटर है ना। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमको नहीं पता है, h मान लेते हैं, और ये बिंदु को r मान लेते हैं।
अगर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स पी हो जाएगा। इसे हम लोग एक्स मान लेते हैं स्मॉल में। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, एक्स ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न है, कह रहा है कि टावर पी क्यू की ऊंचाई तथा पी एक्स बताइए। मतलब पी क्यू, ये पूरा पी क्यू बताना है और पी एक्स मतलब एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर चित्र बन गया। सबसे पहले हम लोग देखिए, दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे सामने, दो त्रिभुज हैं। एक आपका त्रिभुज है पी क्यू एक्स है, और जो दूसरा त्रिभुज है वो क्यू आर वाई है। ये ऊपर वाला त्रिभुज मतलब एक 60 डिग्री वाला है और एक 45 डिग्री वाला है। दोनों को एक एक करके पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज क्यू पी एक्स में बात करेंगे। क्यू पी एक्स में तो जब भी हम लोग ऐसा सवाल लगाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार करते हैं। tan थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे थीटा का मान क्या है, 60 अंश है। लंब क्या हो जाएगा, h प्लस 40, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान क्या हो गया, 60 डिग्री। लंब क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा h प्लस 40 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आधार जो है वो x हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो कहेंगे tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर में h प्लस 40 बटे में x को यहाँ भेज दीजिए, √3 यहाँ पर आ जाएगा, x बराबर में हो जाएगा h प्लस 40 बटे में √3, समीकरण नंबर 1। दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। अब त्रिभुज किसमें चलेंगे, क्यू आर वाई में। इसमें क्यू आर वाई छोटे वाले त्रिभुज में जिसका थीटा 45 डिग्री है। ठीक है, एक मिनट, जिसका थीटा कितना है, 45 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर क्यू आर वाई में अब इसमें चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर भी वही काम करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे लंब बटे में आधार होता है। tan थीटा का मान कितना है, तो कहेंगे थीटा का मान 45 है। लंब कितना हो जाएगा, तो लंब यहाँ से यहाँ तक देखिए, क्यू आर लंब है, h है, आधार आपका क्या है, x ही है। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा, h, आधार क्या हो जाएगा, x। tan 45 का मान 1 होता है, तो h बटे में x। तो आप कहेंगे तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, h। मतलब जितनी ऊंचाई है ये h है, उतना ही ये दूरी है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो r से q की जो दूरी है, यही दूरी सेम है इस x की। तो यहाँ से ये पता चला। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 और 1 को अगर हम रख दें तो हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो क्या करेंगे भाई, तो जाहिर सी बात है समीकरण 1 में है x बराबर में h प्लस 40 बटे में √3, और x का मान क्या है, h है। x का मान क्या है, h है। जाहिर सी बात है इस x की जगह पे हम लोग h रख सकते हैं, तो हमने रख दिया h। ठीक है, रख दिया। तिर्यक गुणा करिए, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो √3h बराबर में h प्लस 40 हो जाएगा। √3 को इस तरफ h को इस तरफ भेज दीजिए, √3h माइनस h बराबर में 40 हो जाएगा। h यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 40। h बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 बटे में √3 माइनस 1। अब यहाँ से आप यहाँ पे मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने के लिए √3 प्लस 1 का ऊपर से गुणा, √3 प्लस 1 का नीचे गुणा कर देंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 40 √3 प्लस 1 बटे में ये a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 40 √3 प्लस 1 बटे में 3 माइनस 1। h बराबर क्या हो जाएगा, 40 √3 प्लस 1 बटे में 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 20। तो कहेंगे जो h का मान आ गया वो आ गया 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो h है ये बराबर है किसके, x के। h बराबर x है, तो आप ये कह सकते हैं कि x बराबर, या तो आप ये कह लीजिए x मतलब px, x कहिए, या px बराबर क्या हो जाएगा, 20 √3 प्लस 1। ये एक आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी पूरा आंसर कंप्लीट थोड़ी हुआ है, अभी पूरा आंसर नहीं कंप्लीट हुआ है। अभी आपको तो ये भी तो पता करना है पी क्यू। तो कहेंगे पी क्यू बराबर हो जाएगा 40 प्लस एच। पी क्यू का जो मान है वो 40 प्लस एच है। तो 40 प्लस एच का मान कितना है भाई, एच का मान आया है 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आया है। यहाँ पे 20 कॉमन ले लेंगे, तो 20 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 और 2 1 3, मतलब 3 प्लस √3। अब आप चाहें तो इसमें से भी √3 कॉमन ले सकते हैं, हालांकि आप इतना करेंगे तो भी आपका आंसर आ गया है। लेकिन अगर आपको संतुष्टि लेना है, जो आपके
PYQ में आंसर जो दिया है, जो बोर्ड ने आंसर दिया है वो लेना है, तो आप अभी भी यहाँ से √3 इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, √3 और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में से जो भी लिखेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये है आपका PQ। तो यहाँ पर आपका PQ है, यहाँ पर आपका ये √3 + 1 है। ठीक है, ये आपका PX है। ठीक है, अब चलते हैं इस सेट के सबसे अंतिम प्रश्न पर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 के अथवा वाले प्रश्न पे, और यह इस सेट का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे आप चित्र बना लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। कोई व्यक्ति है, ये देखिए जमीन समुद्र हो गया, इसका तल हो गया, और ये एक प्रकाश स्तंभ है यहाँ पे, और कह रहा है एक व्यक्ति यहाँ पर है जो 2 जहाजों को देख रहा है ना। नहीं, हाँ ठीक है, 2 जहाजों को देख रहा है। तो एक जहाज जो है वो इस तरीके से अवनमन कोण बनेगा, तो एक जहाज जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये 30 डिग्री पे, तो ये भी 30 डिग्री, और दूसरा जो जहाज है वो 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे बन जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बन रहा है। तो यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ठीक है पीछे है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर आप इसे A नाम दे दें, B दे देंगे, तो C हो जाएगा, या D हो जाएगा, और इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना नहीं है। बस अब आपको करना क्या है, 2 मान। देखिए क्या, एक त्रिभुज आपका क्या बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ABD, ये 45 डिग्री वाला त्रिभुज बन रहा है। दूसरा त्रिभुज बन रहा है ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो 30 अंश पे है। बस, तो जब इसका आधार देखेंगे तो ये आधार यहाँ से यहाँ तक होगा, ये हो जाएगा DB, और जब इसका आधार देखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा CB, इसका आधार हो जाएगा। CB क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है ना, देखिए प्रश्न में ये भी कह रहा है कि 50 जो है समुद्र तल से यहाँ पर लास्ट में पढ़िए, प्रश्न में कह रहा है कि ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी 50 मीटर की है। ठीक है, तो अगर हम इसको x मान लें तो क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं, तब यहाँ पर ये टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। अब हमारा प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास 2 त्रिभुज हैं। मैंने कहा एक त्रिभुज है ABD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो आप कहेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। अच्छा, थीटा का मान सबसे पहले क्या लेंगे, तो अगर थीटा का मान सबसे पहले ये ले लें 45 अंश, ABD यही है क्योंकि ABD त्रिभुज यही है, तो 45 अंश लेंगे आधार और ऊंचाई। तो tan थीटा बराबर मतलब tan 45 अंश बराबर में लंब आपका h, आधार आपका x, तो एक बराबर क्या हो जाएगा h बटे में x, तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा h, तो आप कहेंगे h बराबर x आ गया। फिर उसके बाद बात करेंगे त्रिभुज ABC में। अब जब इस त्रिभुज में बात करेंगे तो भी वही कहेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे लंब बटे में आधार होगा, कोई बात नहीं, लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री है, लंब क्या है, लंब वही h है, आधार क्या है 50 प्लस अब क्या हो जाएगा x, क्योंकि अब ये जब थीटा डिग्री 30 अंश है तो आधार यहाँ से यहाँ तक 50 प्लस x, ये पूरा का पूरा आधार हो जाएगा, लेकिन अभी भी ऊंचाई वही है, h ही है। तो यहाँ पर आप देखिए tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर में h बटे में 50 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 50 प्लस x बराबर में √3h हो जाएगा, √3h हो जाएगा। ठीक है, तो ये x 50 को उस तरफ भेज दीजिए, 50 को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर में √3h माइनस 50। तो आप कहेंगे ये देखिए, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1। अगर आप देखें तो x बराबर h है ना, यहाँ पर x का मान ये रखा है, तो मतलब यहाँ पर x की जगह पे हम लोग ये मान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 बराबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर h, तो x की जगह पे हम रखेंगे √3h माइनस 50 बराबर में ये h है। अब यहाँ पे h को इस तरफ भेज दीजिए, 50 को इस तरफ, तो √3h माइनस h बराबर में 50। इसको आप h कॉमन ले लीजिए तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर में 50। तो h बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे में √3 माइनस 1। परिमेयीकरण करिए, वो तो करना ही पड़ेगा जिससे हमारा आंसर अच्छा खासा आ जाए। तो h बराबर क्या हो जाएगा 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे में a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और बटे में क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
h बराबर में क्या हो जाएगा 50 √3 + 1 बटे में 2, इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा 25 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कहेंगे कि जो उसकी ऊंचाई है वो आएगी 25 √3 + 1, 25 √3 + 1 मीटर है तो मीटर लिख देंगे, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, यहाँ पर x का मान अगर आपसे पूछा होता तो आप कहेंगे वही तो है, x बराबर h है, मतलब h का भी मान यही है और x का भी मान यही है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको पूरा का पूरा सेट समझ में आया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 7 के साथ 2025 का, जो सेट है 822 CB, 822 CB अगला सेट है, सेट नंबर 7 और अंतिम सेट है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।